नमस्ते। हिंदी व्याकरण क्लास में आपका पुनराय स्वागत है। आज हम विभिन्न विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। तो आपके मन में आता होगा कि ये विराम चिन्ह क्या है। विराम चिन्ह है रुकना या ठहरना। मतलब हम तो लिख के अपने मन का भाव को प्रकट करते हैं। तो हम अगर लगातार लिखते जाए और कोई चिन्ह नहीं लगाए तो हमारे मन के जो भाव है वो सही से प्रकट नहीं हो पाएगा। हमें मन के भाव को प्रकट करने के लिए कई चिन्ह लगाना पड़ता है कई बार। ठीक है, तो कौन सा चिन्ह कहाँ पर कैसे लगाना होता है वो आज हम देखेंगे। जैसे पहले हम बोल रहे हैं, देखिए इधर हम एक चार्ट बनाए, जैसे कि विराम चिन्ह, ऊपर में देखिए चिन्ह और उधर है उदाहरण। मतलब एक एक उदाहरण देके हम समझ जाएंगे कि ये क्या है। हाँ, कौन सा चिन्ह कैसे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पहले पूर्ण विराम। पूर्ण विराम ऐसा होता है, मतलब ये जिसको हम ऐसे बोलते हैं कि खड़ी पाई, जिसको हम खड़ी पाई बोलते हैं तो उसे शुद्ध हिंदी में बोलते हैं पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम मतलब एक वाक्य जब पूरा समाप्त हो जाता है तो उसके बाद पूर्ण विराम लगाना पड़ता है। जैसे मैं छठी कक्षा में पढ़ता या पढ़ती हूँ। अब दूसरा देखिए अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है, जब हम थोड़ा सा रुकते हैं, जब लिखते लिखते हमें थोड़ा सा रुकना पड़ता है तो उस समय अल्प विराम लगाना पड़ता है। अल्प विराम क्या है, ये ऐसे होता है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमा। तो जैसे सीता, मीता और मीना, मतलब इतने सारे जब हम नाम लिख रहे हैं तो एक नाम के बाद हम थोड़ा रुकेंगे, कॉमा देंगे, मतलब अल्प विराम देंगे। सीता अल्प विराम, मीता और मीना भी आ गई। अब 3 नंबर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह ये जो होता है प्रश्नवाचक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन मार्क, तो वो वाला हम कब लगाते हैं आपको पता ही होगा कि हम जब कोई वाक्य के माध्यम से हम जब किसी को कोई प्रश्न पूछते हैं, किसी से प्रश्न पूछते हैं, तब वो प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि तुम कहाँ रहते हो, ये प्रश्नवाचक चिन्ह तब आपको लगाना पड़ेगा। अब देखिए 4 नंबर विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या होता है, जब हम अपने मन का खुशी, अपने मन का दुख, अपने मन का वो जो विस्मय, ये सब जब हम प्रकट करते हैं लिखने के जरिए, तब होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह हमें लगाना पड़ता है। जैसे ये वाला, अरे ये क्या हो गया, अरे जब हम ये विस्मय प्रकट कर रहे हैं तो ये विस्मयादि बोधक लगाया गया। अब देखिए 5 नंबर उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं उद्धरण चिन्ह, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा। मतलब ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ये 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में एक कहते हैं इखरे और दूसरा होता है दोहरे। तो इखरे क्या होता है, इखरे जो उदाहरण चिन्ह है वो किसी लेखक के नाम जब हम लिखते हैं या किसी किताब का नाम जब हम लिखते हैं तो वो लिखते समय हम ये इखरे उदाहरण चिन्ह लगाते हैं। और ये जो दोहरे उदाहरण चिन्ह है वो वाला हम कब लगाते हैं, जब हम किसी की उक्ति को, मतलब किसी का कथन को जब हम उनकी भाषा में ही बोलते हैं, मतलब उनके शब्द में ही बोलते हैं, तो उसको कहते हैं दोहरे उदाहरण चिन्ह। जैसे इखरे देखिए, गोदान की रचना प्रेमचंद ने की थी। तो गोदान ये एक प्रेमचंद की एक पुस्तक है, किताब है। तो गोदान में हम क्या लगाए, इखरे उदाहरण चिन्ह। और दोहरे चिन्ह कहाँ लगाए, उसने कहा मैंने ऐसा नहीं बोला। तो मैंने ऐसा नहीं बोला मतलब ये उसने कहा, मैंने नहीं कहा। तो ये हम कैसे समझाएंगे दूसरों को कि उसकी बात को जब हम दोहरे उदाहरण चिन्ह से हम लिखेंगे। अब इधर देखिए यजक। यजक ऐसे होता है, इसको कहते हैं, इसको तो आपको पता ही होगा कि इंग्लिश में इसे हाइफन कहते हैं। वो यजक कब होता है, जब 2 शब्द को हम एक साथ
जोड़ते हैं, लेकिन उसे अलग अलग से हम समझाते हैं। दो शब्द को जब हम जोड़ते हैं उसके बीच में हम हाइफन मतलब योजक चिन्ह लगाते हैं। जैसे वो दिन रात पढ़ता है, तो दिन एवं रात ना कह के हम दिन रात को, दिन और रात दोनों शब्द को एक साथ जोड़ दिया तो क्या हो गया, दिन रात। तो उसके बीच में इसीलिए योजक चिन्ह लगाना पड़ा। अब देखिए निर्देशक। निर्देशक क्या है, ये भी हाइफन की तरह है, थोड़ा सा बड़ा होगा। ये योजक जो है तो वो छोटा हाइफन और निर्देशक वो बड़ा हाइफन। हिंदी में जैसे कि हम हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुंलिंग और स्त्रीलिंग। मतलब हम जब उदाहरण देने जाएंगे, हाँ, तो ऐसे निर्देशक चिन्ह हम लगा सकते हैं। उदाहरण चिन्ह या संवाद ऐसे बोलने जाएंगे तब ऐसे हम निर्देशक चिन्ह लगा सकते हैं। और उसके बाद देखिए कोष्ठक। कोष्ठक क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रैकेट। तो जब हम किसी शब्द, हम कठिन शब्द लिखे और हमें लगा कि इसका मतलब ठीक से सबके समझ में नहीं आएगा, तब उसका मतलब हम देना चाहते हैं, तो क्या दोनों हम एक साथ पास पास तो नहीं बिठा सकते। तब क्या करेंगे, उस कठिन शब्द का अर्थ हम ब्रैकेट में दे देंगे, मतलब वो कोष्ठक में दे देंगे। जैसे पितामह, इसका पितामह हम किसको कह रहे हैं इधर, भीष्म का। महाभारत में जो भीष्म जो थे, तो उनको हम बता रहे हैं कि उनके बारे में बोल रहे हैं कि पितामह। तो पितामह भीष्म, ये भीष्म का नाम भीष्म ये कोष्ठक में रखे। पितामह का वध शिखंडी ने किया। अब लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह ऐसे गोला जैसा होता है, छोटा सा गोला। तो इसको हम कब लगाते हैं, जब हम कोई शब्द को हम संक्षेप में बोलना चाहेंगे, तब उसको संक्षेप करके उसके पास हम ये गोला चिन्ह लगा सकते हैं। जैसे डॉक्टर शर्मा आज नहीं आएंगे। तो डॉक्टर ये जो इंग्लिश वर्ड है, इसको हम पूरा ना बिठा के ड में आ की मात्रा अर्धचंद्र ऊपर में दे के और इधर नीचे हम ये लाघव चिन्ह लगा दिए, तो इससे सबको पता चल जाएगा कि ये डॉक्टर है। तो डॉक्टर शर्मा आज नहीं आएंगे, ऐसे हो गया। अब हंसपद। हंसपद हम क्यों लगाते हैं, हंसपद हम तभी लगाते हैं जब हम लिखते समय ऐसा बहुत बार हो जाता है ना हमसे कि कोई शब्द छूट जाता है। तो वो शब्द हम क्या करेंगे, हम तो ऐसे सोचेंगे अरे क्या होगा, अब कहाँ बिठाएंगे इसे, हम कैसे बिठा सकते हैं। तब हम जो शब्द जहाँ पर छूट गया वहाँ पर हम एक हंसपद दे देंगे। हंसपद देके उसके ऊपर में वही शब्द लिख देंगे। जैसे मुझे अपना देश प्राण से भी प्यारा है। तो प्राण ये लिखने हम सोचिए कि हम भूल गए, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम हंसपद लगा देंगे और प्राण शब्द ऊपर में लिख देंगे। तो इस तरह हो गया, मुझे अपना देश प्राण से भी प्यारा है, ये बोल दिया हंसपद लगा के। तो इस तरह विभिन्न विराम चिन्ह हमें याद रखना चाहिए लिखते समय, ताकि हम इसे सही से हम इसका प्रयोग कर सके और हमारा जो मन का भाव है उसे हम सही से प्रकट कर सकते हैं। अब इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपके पास सीधा चले आए। धन्यवाद।